सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों में साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा की थी, जिसके तहत हमने ब्राह्मण साहित्य, जिनमें वेद, आरण्यक, वेदांग, उपनिषदों पर चर्चा की थी। दूसरे नंबर पर बौद्ध साहित्यों के तहत त्रिपीठक ग्रंथों, अंगुत्तर निकाय, जैन साहित्यों में आगम साहित्य, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, ये सभी जैन साहित्यों में आते थे। इसके अलावा ऐतिहासिक साहित्यों के तहत हमने कलहन की राज तरंगिनी, इसके अलावा कौटिल्य की अर्थशास्त्र, जयानक की पृथ्वीराज विजय, इन पर भी चर्चा की थी। क्षेत्रीय साहित्यों के तहत हमने मुनोत नैन सिरी खयात, जिसके लेखक खुद मुनोत नैन सी थे, ये भी बताया था। इसके अलावा राव जयसिरो छंद, जिसके लेखक थे बीटू सूजे, इसके ऊपर भी चर्चा की थी। इसके अलावा चंद्र बरदई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। साथ ही विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में यूनानी लेखकों के बारे में जिन्होंने समय समय पर भारत की यात्रा की थी, उन पर भी चर्चा की थी। स्ट्रेबो, एरियन, मैगस्थनीज ने एक ग्रंथ लिखा था इंडिका, जिसमें उन्होंने उस समय के भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। इसके अलावा हमने चीनी यात्रियों के बारे में भी देखा था। 2-3 चीनी यात्री भारत यात्रा पर आए थे। फाहियान आया था सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में। उसके बाद में हमने हैंसांग के संदर्भ में भी पढ़ा था कि हैंसांग वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। इसके अलावा 7वीं शताब्दी में आने वाले एक विद्वान सिंह के बारे में भी हमने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा की थी। साथ ही लामा तारानाथ, जो एक तिब्बती लेखक थे, उनके द्वारा लिखित तिब्बत राज्य का इतिहास, तंग्यूर और कंग्यूर ग्रंथ आदि के ऊपर भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। वो सभी साहित्यिक स्रोतों के तहत आते हैं। आज दूसरा और जो महत्वपूर्ण भाग है वो है पुरालेखीय स्रोत। पुरालेखीय स्रोतों को समझने की दृष्टि से कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे सर्वप्रथम उत्खनन से प्राप्त अवशेष। अवशेषों में भी मुख्य रूप से अगर बात करें तो वो होंगे मृतभांड। मृतभांड मिट्टी से निर्मित बर्तन होते थे, जो उस समय की संस्कृति, उस समय के रहन सहन के बारे में जानकारी देते थे। ये बर्तन कई प्रकार के होते थे, जैसे काले और लाल रंग के मृतभांड होते थे, गेरुआ रंग के मृतभांड होते थे, चित्रित धूसर मृतभांड होते थे। इसके अलावा चित्रित स्लेटी रंग के भी मृतभांड होते थे, जिनसे हमें उस समय की सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वो है अभिलेखीय भाग। अभिलेखीय भागों के तहत हम विशेषित रूप से मौर्य शासक अशोक के अभिलेखों पर चर्चा करेंगे। मौर्य शासक अशोक ने सर्वप्रथम अपने शासनकाल में अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से लिखने का कार्य शुरू किया था। अभिलेखों की सबसे महत्वपूर्ण खासियत यह थी कि अभिलेखों के ऊपर समय और तिथि अंकित होते थे, जिसकी वजह से वो साक्ष्य सबसे अच्छे साक्ष्य माने जाते थे। कौन से साक्ष्य? अभिलेखीय साक्ष्य। अभिलेखीय साक्ष्यों में वैसे तो कई प्रकार के प्राचीन अभिलेख हमें प्राप्त हुए, लेकिन हम सर्वप्रथम बात करेंगे अशोक के अभिलेखों के ऊपर। अशोक के प्रारंभिक 14 अभिलेख विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए थे, जिनमें समय समय पर अशोक ने कई बातें बताई थी, जिनमें हम कुछ अभिलेखों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि शिलालेख संख्या 4, अशोक का शिलालेख संख्या 4, जिसमें अशोक ने अपने धम्म के बारे में बताया था। अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म था मानव कल्याण करना, मानव मात्र की सेवा करना। इसके नियम, इसके रीति नीति वगैरह सब अशोक ने अपने शिलालेख संख्या 4 में बताया था। इसके अलावा शिलालेख संख्या 5 में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी थी। धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में की थी, जिसके तहत इन लोगों का ये काम होता था, इन धर्म आचार्यों का ये काम होता था कि वो अशोक के धम्म की जगह जगह जाकर चर्चा करें, उनका प्रचार प्रसार करें। ठीक है, अशोक का धम्म मतलब मानव कल्याण। इसके अलावा शिलालेख संख्या 6 से अशोक के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, और वो ये है कि अशोक ने शिलालेख संख्या में बताया कि मैंने अपने राज्य की जनता के सुख दुख का ध्यान रखने के लिए प्रतिवेदकों की नियुक्ति की। किनकी नियुक्ति की? प्रतिवेदकों की नियुक्ति। और प्रतिवेदकों को स्पष्ट रूप से ये आदेश दिया गया था कि कोई भी दुखी व्यक्ति यदि महल के बाहर आकर मेरे से मिलना चाहे
और बाहर आकर खड़ा है तो उसे तुरंत मेरे पास पेश किया जाए, चाहे मैं खाना खा रहा हूँ, चाहे शयन कक्ष में सो रहा हूँ, या मैं किसी भी निजी कार्य में लगा हुआ हूँ, आप तुरंत उस व्यक्ति को मेरे पास भेज दीजिए। ये जानकारी दी थी अशोक ने शिलालेख संख्या 6 में। इसके अलावा अशोक ने शिलालेख संख्या 13 में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी दी। बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है अशोक का, कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, तो वो शिलालेख है शिलालेख संख्या 13, जो उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में लड़ा गया युद्ध था, कलिंग का युद्ध। और कलिंग के युद्ध में मुख्य रूप से देखा जाए तो शासक के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन आगे हम एक अभिलेख में पढ़ेंगे कि खारवेल का एक हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिसमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग के शासक पर आक्रमण किया था, और उस समय नंदराज नाम का कोई व्यक्ति कलिंग पर शासन कार्य कर रहा था, तो शायद नंदराज का नाम उस समय आता है कलिंग के शासक के तौर पर। फिर अशोक का शिलालेख संख्या 14 ये जानकारी देता है, अशोक ने इस शिलालेख संख्या 14 में कहा कि यदि मैं भविष्य में जिंदा रहा और मेरे शिलालेख लोगों को पसंद आए तो मैं और शिलालेखों को उत्कीर्ण करवाऊंगा। ये कुछ बातें थी अशोक के शिलालेख की। अशोक का एक शिलालेख जयपुर के बैराट से प्राप्त हुआ था, भाबरू अभिलेख, भाबरू शिलालेख, जिसमें सर्वप्रथम ये जानकारी मिलती है कि अशोक बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था, बौद्ध धर्म के प्रति उसकी रुचि थी। उसमें ये बताया गया है, जो भाबरू से प्राप्त हुआ था शिलालेख, उसमें ये बताया गया कि अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों के प्रति निष्ठा बताई थी। अशोक के इसके अतिरिक्त कलिंग से 2 शिलालेख प्राप्त हुए थे, जो अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख के नाम से जाने जाते हैं। 2 शिलालेखों में एक शिलालेख प्राप्त हुआ था धौली नामक स्थान से, और दूसरा प्राप्त हुआ था जोगढ़ नामक स्थान से। इस कलिंग के प्रथम पृथक शिलालेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने ये कहा इसमें कि इस दुनिया में रहने वाले, मेरे इस राज्य में रहने वाले सभी जो लोग हैं वो मेरे पुत्र के समान हैं, मैं उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। अशोक के शिलालेख के अतिरिक्त यदि हम आगे बढ़े तो और भी कई प्रकार के शिलालेख हमें प्राचीन समय से प्राप्त होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें ये सर्वप्रथम बताया गया था कि अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें उस समय लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, और उस समय नंदराज नाम का कोई व्यक्ति कलिंग का शासक था। इसके अलावा प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में एक और महत्वपूर्ण अभिलेख प्रशस्ति का नाम आता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध मूल रूप से देखा जाए तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त से माना जाता है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में उनके राज दरबार में रहने वाले एक कवि हरिसेन ने इस प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त की विजयों को उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है, और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में संधि विग्रह दाता के पद पर काम करते थे। संधि विग्रह दाता का सीधा सा अर्थ होता है युद्ध और शांति का मंत्री। संधि विग्रह दाता का सीधा सा अर्थ क्या होता है? युद्ध और शांति का मंत्री। इसके अलावा गौतमी पुत्र सातकर्णी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, नासिक अभिलेख। उससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी सामान्य रूप से देखा जाए तो आंध्र के सातवान वंश का गौतमी पुत्र सातकर्णी आंध्र के सातवान वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। और इस राजवंश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस राजवंश के शासक अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी लिखते थे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी किसका पुत्र? गौतमी का। इसके अलावा वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, यज्ञश्री सातकर्णी, तो ये सभी शासक अपने नाम के साथ अपनी माताओं का नाम भी लिखते थे। तो दूसरे जो महत्वपूर्ण स्रोत आते हैं वो हमने अभी पढ़े, पुरालेखी स्रोत। पुरालेखी स्रोतों में आज हमने 2 के ऊपर चर्चा की थी। नंबर 1 तो अवशेषों के ऊपर चर्चा की थी, मृदबांड वगैरह, और दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा की थी अभिलेखों के ऊपर। कल आगे के वीडियो में हम और अन्य जो सिक्के वगैरह है, मूर्तियाँ वगैरह हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आज मैं आपको 4-5 प्रश्न दे रहा हूँ जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है और उनको देखना है। जैसे पहला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? ठीक है, इसको आपको देखना है। इसके अलावा
प्राचीनकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के जो मृदभांड प्राप्त हुए थे, उनमें 2-3 मृदभांडों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के अभिलेख स्रोतों में अशोक का वह शिलालेख कौन सा है जिसमें कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल कि अशोक का वह कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक ने बताया कि संपूर्ण जनता मेरी प्रजा के समान है, ये भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अशोक ने अपने शासनकाल के कौन से वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा था, ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगाकर ध्यान में रखना है। आगे के वीडियो में हम और चर्चा करेंगे, तब तक आप घर पे पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।